जब हम किचन में काम करते हैं, सबकी पसंद का खाना बनाते हैं, तो हमें कहा जाता है मास्टर शेफ। जब हम अपने बच्चों को संभालते हैं और घर का खाना बनाते हैं, तब हमें टैग दिया जाता है होम मेकर। और जब हम अपना घर और ऑफिस संभालते हैं, तो हमसे कहा जाता है वर्किंग वुमेन। यानी लाइफ के हर एक पड़ाव पर हमें अलग अलग नाम दिया जाता है। और इसके साथ जब हम अपनी सारी ड्यूटीज निभाते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो हमें एक बहुत ही प्यारा सा नाम दिया जाता है घर की लक्ष्मी और हमारे घर की संस्कारी बहू। और जब कभी हम अपने हस्बैंड को सजेशन दे देते हैं, तो वो हमें बड़े प्यार से कहते हैं, क्या अब होम मिनिस्ट्री भी तुमने संभाल ली है? क्या वाकई में ऐसा नहीं होता? मेरे हिसाब से शायद सबके साथ ही ऐसा है, लेकिन क्या हमारी पहचान वो कोई और हमें दे सकता है? नहीं। Myself Nalini Upadhyay, a program manager, Global Women Power. Global Women Power is an organization which works for women empowerment, make them financially independent, make them mentally strong, and try to develop self-love in them. ग्लोबल वुमेन पावर एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएस बेस्ड है। वह इंडिया में भी काम करती है। ग्लोबल वुमेन पावर ने अब तक हजारों महिलाओं को सशक्त किया है, सशक्तिकरण में कार्य किया है। ग्लोबल वुमेन पावर का मेन मोटो महिला सशक्तिकरण है, लेकिन हम इसके साथ साथ समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों को भी हेल्प करते हैं। हमारे कम्युनिटी आउटरीच प्रोजेक्ट हैं, जैसे पेंसिल प्रोजेक्ट, शेयर द केक, वार्म द विंटर, ट्रेनिंग टू एल्डरली, लॉन्च योर बिजनेस। यानी हम देश दुनिया के सभी लोगों को अलग अलग तरीके से मदद करने की कोशिश करते हैं। और ग्लोबल वुमेन पावर अब अपने आप को ग्लोबली एस्टैब्लिश करने जा रहा है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, कोई भी काम अकेले करना बेहद ही मुश्किल है। उसके लिए हमें सबके साथ की जरूरत है। एकता में ही जीत है। आइए हमारे साथ जुड़िए, लोगों को हमारे साथ जोड़िए और हमारे वॉलंटियर्स बनिए, ताकि हम इस पवित्र कार्य में ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सके, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंच सके। जो भी वॉलंटियर बनना चाहता है या कोई भी महिला जो हमसे जुड़ना चाहती है, अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहती है, वो मुझे nalini@globalwomenpower@gmail.com पर मेल कीजिए। मैं आप सबकी मदद करने के लिए वचनबद्ध हूँ। और मैं अब इस मंच पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम हमारा कार्यक्रम हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद आर शीरोज स्टार्ट करते हैं मिस नीलम तिवारी से। नीलम जी पेरेंटिंग कोच एंड काउंसलर हैं। हाय नीलम मैम, हाउ आर यू? Hello, I'm good. Thank you. How are you? मैम, आप हमारे व्यूअर्स के अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो thank you Nalini for calling me on the show. It is a great pleasure coming over here and talking to you again. Thank you so much. And coming to my journey, जैसे आपने कहा कि फीमेल्स के बहुत सारे रोल्स होते हैं, लेकिन वो अपने आप को फिर भी कहीं तराशती रहती है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ। ऐसे ही अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत साल पहले मैं भी घर से निकली थी, जब मेरा बेबी बहुत छोटा था। एंड आई स्टार्टेड एज अ द टीचिंग प्रोफेशन। पहले मैं टीचिंग से स्टार्ट किया, पहले कोर्स किया, फिर एज अ टीचर ज्वाइन किया एक बहुत ही रिनाउंड स्कूल में, इंदौर के बहुत बड़े स्कूल में ज्वाइन किया। देयर आई वाज फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। बहुत कुछ सीखा वहाँ पे, बहुत अच्छे मेंटर्स थे, बहुत ही अच्छा सर्कल था, स्कूल एम्बियंस बहुत अच्छा था। आई मीन बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ से। एंड वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई वो एज अ कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर जाकर, ये नहीं कहूँगी खत्म हुई, वहां से एक नया टर्न आया। फिर हम लोग बॉम्बे शिफ्ट हुए, मैंने बॉम्बे में एज अ कोऑर्डिनेटर ज्वाइन किया। एंड एज अ कोऑर्डिनेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं और बहुत कुछ नया करने को और सीखने को मिलता है। इतने सालों का एक्सपीरियंस मुझे इतना काम आया कि देन आई ट्राइड फॉर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम।
आई डिड अ टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो बहुत ही डिफिकल्टी से मैंने किया, कि घर भी देखना होता था, स्कूल भी देखना होता था, एंड देयर वर मेनी चैलेंजेस व्हाइल डूइंग दैट. I could जी, stand out from the crowd, and I did that program, and I was successful as a trainer in my organization only. उसी organization से मैंने किया और मैं वहीं पर as a trainer भी अपॉइंट हुई थी. देन एडमिन का बहुत सारा जी काम मैम। होता है, टीचर्स ट्रेनिंग होता है, पेरेंटिंग बहुत कुछ देखना रहता है. तो ऐसे बहुत वेरियस रोल्स मैंने वहां पे निभाए, एंड करते करते समवेयर आई फेल्ट कि अब मुझे कुछ गाइडेंस की जरूरत है, जहां मैं और अपनी स्किल्स को और पॉलिश कर सकती हूँ. देन आई ट्राइड फॉर ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम. वहां से बहुत सारे गाइडेंस से, बहुत सारे मेंटरिंग से आई हैड बिकम अ ट्रेनर. देन आई डिड माय काउंसलिंग थिंग, एंड देन आई हैड बिकम अ काउंसलर. ओके। जैसे मैम आपने अपना टीचिंग करियर छोड़कर काउंसलिंग प्रोफेशन सेलेक्ट किया, इसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीजन था? ग्रोथ मैं कह सकती हूँ कि एक तरीके का काम करते करते ऐसा लग रहा था, अब इसके आगे क्या, अब इसके आगे क्या, कुछ नया होना चाहिए, कुछ आगे सीखने को मिलना चाहिए. जब ट्रेनिंग किया तभी ऐसा लगा कि हाँ, मैं इस चीज में आगे जा सकती हूँ. और फिर लगा कि हाँ, इसके आगे भी क्या, ट्रेनिंग में क्या. देन आई फेल्ट कि मैं ऑलरेडी इतना सब कुछ काउंसलिंग करती हूँ, इतना सारा पेरेंट्स के साथ मीटिंग होता है, टीचर्स के साथ इतनी मीटिंग होती है, मैं ऑलरेडी ये काम कर रही हूँ, क्यों ना मैं उसको फाइन ट्यून कर लूँ, क्यों ना मैं उसके स्किल ले लूँ मैं और उसको और पॉलिश कर लूँ. मैटर ऑफ टाइम था, तो मैंने सोचा एक और लर्निंग की जाए. ऑफ कोर्स इट इज डिफरेंट देन टीचिंग पार्ट डेफिनेटली, बट इट हैज समथिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट ह्यूमन लाइफ. जब हम काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग इज ऑफ वेरियस टाइप्स. हर किसी को काउंसलिंग की जरूरत है, वेदर वो एक बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो. ह्यूमन ह्यूमन बीइंग को काउंसलिंग की जरूरत है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, मेल फीमेल. हम बहुत सी जगह अटकते हैं, हमें नहीं पता होता नेक्स्ट क्या करना है, क्या स्टेप लेना है. बट किसी से बात करके, किसी से राइट डायरेक्शन अगर मिलता है, कोई हैंड होल्ड करता है, तो हमको बहुत आगे तक जाने की उम्मीद बनती है, हम बहुत आगे तक जा सकते हैं. तो मुझे लगा कि ह्यूमन माइंड तो बहुत ही मिस्टीरियस है, और बहुत कुछ है इसके अंदर, इसके बारे में सीखा जाए. So that is how I started, and I thought ki let me go take a turn towards another career profession. जैसे कि मैम हम सब भारतीय महिलाओं की लाइफ बहुत टफ होती है, बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं, हमको बहुत सारे रोल प्ले करने होते हैं और सारी ड्यूटी भी निभानी होती है और सबको सेटिस्फाई भी करना होता है। Mm. आप काउंसलिंग भी करती हैं, आप मदर भी हैं, आप घर को भी संभालती हैं और आज आप नए-नए कोर्सेज़ भी जॉइन करती हैं और उन्हें करती भी हैं। तो मीन्स आप अपना पूरा टाइम किस तरीके से मैनेज करते हो कि आप नया-नया चीज़ आज भी सीख रहे हो? पैशन होना चाहिए इज द ओनली वर्ड आई विल से. अगर आपको कुछ करने का पैशन है, आपका टाइम भी मैनेज होता है, वो सपोर्ट भी मिलता है, बच्चों से भी मिलता है, फैमिली से भी मिलता है. एंड आई थिंक पेंडेमिक ने, जहाँ हम पैंडेमिक की इतनी सारी बात करते हैं और बहुत सारा कुछ नेगेटिव ही है बात करने के लिए, बहुत कुछ पॉजिटिव नहीं है, लोग बहुत ज्यादा डिफिकल्टी से जा रहे हैं. आई वॉज ब्लेस्ड इनफ कि मेरी फैमिली ठीक है, मेरा एनवायरनमेंट ठीक है. एंड इन दिस टाइम मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे अपने ऊपर भी काम करने की जरूरत है कॉन्शियसली, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत है एटमोसफियर में. अगर मैं उस कॉन्शियस एफर्ट के साथ काम नहीं करूंगी, और ये ह्यूमन सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आगे आने वाला है, तो व्हाई नॉट गिव बैक टू द सोसाइटी. जो मुझे आता है उससे मैं अगर किसी का हैंड होल्ड कर सकूं, किसी को हेल्प कर सकूं, हाउ कैन आई गिव बैक टू द सोसाइटी. सो इनिशियल पैंडेमिक में ही मुझे समझ में आ गया था कि लोगों को मेंटल बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, और लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ने वाली है. So let me go in market, let me explore myself as well as give opportunity to people to come forward and talk. क्योंकि ये जो टैबू होता है कि मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, कोई ये
कहना नहीं चाहता है कि हाँ मुझे तकलीफ है, मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ब्रेवेस्ट होते हैं जो आगे आके बात करते हैं। सब अपने बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक सोसाइटी का स्टिग्मा है, सोशल नॉर्म्स होते हैं, अरे ये ऐसा कैसे बात कर रहा है, इसने ऐसे कैसे कह दिया। बट बहुत बहुत ब्रेव लोग होते हैं जो आगे आके बात करना चाहते हैं कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। सो दैट ड्राइव वाज सच अ फोर्सफुल ड्राइव कि मुझे अब सोसाइटी को आई हैव टू गिव बैक। इतने साल मैंने काम किया, मैंने अर्न किया, मैंने बहुत कुछ किया। अभी ये टाइम है जहां मुझे सोसाइटी को वापस देना है, मैं किसकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो ये जो एक पैशन था टुवर्ड्स गिविंग बैक टू द सोसाइटी, आई थिंक ये पैशन मेरा सबसे ऊपर है, और यही मुझसे सब कुछ मैनेज भी करवाता है। इसलिए मैं कोर्स पे कोर्स करती रहती हूँ, नया सीखती रहती हूँ, क्योंकि अपनी स्किल्स पॉलिश करना भी बहुत जरूरी है। अच्छा नीलम मैम, जैसे कि कोई भी वर्क स्टार्ट करना इजी नहीं होता, कहना आसान होता है हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, लेकिन जब हम उसे करने बैठते हैं बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, क्योंकि हमारी बाकी ड्यूटी है, हमको उनको भी मैनेज करके चलना पड़ता है। तो आपकी लाइफ में जब आपने एक कैरियर से दूसरे कैरियर में स्विच किया, क्या क्या डिफिकल्टीज आई और आपने उसको कैसे कैसे मैनेज किया? डिफिकल्टी इज इक्वल टू ह्यूमन लाइफ, ये मैं कहूंगी। कि हमारी जैसे कहते हैं ना कि हार्ट बीट, हार्ट रेट भी चेक होता है, तो वो जिगजैग लाइन आती है। तो वो जिगजैग लाइन जी। होना बहुत जरूरी है। अगर फ्लैट आ गई तो मतलब एवरीथिंग इज फिनिश्ड। वो जिगजैग लाइन, ऊपर नीचे, जो हम कहते हैं ना जीवन के ऊपर और नीचे होने के पड़ाव, ये ही हमको आगे बढ़ने हम्म। के लिए मोटिवेशन देते हैं। तो चैलेंजेस तो बहुत सारे आए। कभी फैमिली से चैलेंज आया, कभी सोसाइटी से चैलेंज आया। सोसाइटी से ये नहीं कहूंगी कि चैलेंजेस नहीं आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए जहां मैं बहुत बार गिरी। मुझे बहुत फैमिली सपोर्ट से मैं उठी, आगे बढ़ी, और मैं कहूंगी कि आज तक मैं चैलेंजेस फेस कर रही हूँ। उसका एंड नहीं है, लेकिन एक जो नॉट गिविंग अप का एटीट्यूड होता है ना, कि मैं उसको छोड़ नहीं सकती हूँ। ठीक है, उठे, गिरी, चोट लगी, फटाफट आंसू पोछे और अगेन बैक टू नॉर्मल लाइफ। आई थिंक शायद वो एक इनबिल्ट शक्ति होती है स्पेशली फीमेल्स में, कि वो ये मैनेज कर पाते हैं। ये उनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि बहुत कुछ आसपास चल भी रहा हो, लेकिन वो पता नहीं कौन सी ताकत से खड़ी होती है। कभी वो ताकत बहुत ज्यादा पेरेंट्स से आती है। मेरे पेरेंट्स को तो मैं जितना भी थैंक यू बोलूं मेरे लिए कम होगा। जितना भी मैं थैंक यू बोलूं, मैं आज यहाँ पर हूं तो मेरा पूरा सपोर्ट वो है। फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो हाँ, स्ट्रगल मैंने बहुत किया, डिफिकल्टीज मैंने बहुत देखी। जब मैंने अपना टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया, या जब मैंने अपना ट्रेन द ट्रेनर का प्रोग्राम किया, वो प्रोग्राम मेरा क्लासेस होती थी सैटरडे संडे। तो आई टुक परमिशन फ्रॉम माय प्रिंसिपल कि मैम मैं ये कोर्स करना चाहती हूँ, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे तो स्कूल होता है, इनफैक्ट सैटरडे भी कई बार वर्किंग होता था। सो मैम ने मुझे परमिशन दिया ओनली व्हेन इट वाज वेरी वेरी इसेंशियल कि मुझे स्कूल जाना ही है। जैसे कोई इवेंट है या कोई पेरेंट टीचर मीटिंग है, तब मैं सैटरडेज को स्कूल अटेंड करती थी। अदरवाइज मैं सैटरडे संडे अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करती थी, विच वाज फ्रॉम मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 6। सो मैंने 4 महीने कोई छुट्टी नहीं ली अपने लिए, मैं ये कहना चाहती हूँ। बैक टू बैक आई जी। वॉज वर्किंग, बैक टू बैक आई वॉज वर्किंग, एंड थे चैलेंजेस, बट उसको ओवरकम किया। जी मैम, जैसे कि हर किसी के लाइफ का कोई ना कोई एक रोल मॉडल होता है, वो किसी ना किसी से इंस्पायर होता है। तो आपकी लाइफ का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या रोल मॉडल कौन थे? सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स ही मेरे रोल मॉडल हैं। उनकी जो नॉट गिविंग अप स्पिरिट है, चाहे वो मेरी मम्मा की हो चाहे वो मेरे डैडा की हो, बोथ माय पेरेंट्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। मम्मा ने बहुत कुछ चीजें फेस करी हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, बट उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया है, कभी भी नहीं। एंड पापा ने इतना हमेशा सपोर्ट किया है कि नहीं आगे बढ़ो, कुछ नहीं, आगे बढ़ो, रुकना नहीं है, चलते जाना है। ये तो एक फैमिली सपोर्ट है। लेकिन मेरे मेंटर्स, जो मेरी फर्स्ट प्रिंसिपल थी, आई मीन शी वॉज माई रोल मॉडल। आई वॉज ऑलवेज टू लुक अप टू हर।
कि मैम कैसे मैनेज करते हैं, वो कैसे करते हैं, उनसे बात करना, अपनी बात शेयर करना। देन मेरे मेरे जो मैनेजर्स थे, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था, वो बहुत अच्छा गाइड करते थे। तो आई वाज लकी इनफ कि मेरे मेंटर्स, मेरे से सीनियर्स जो थे वो बहुत अच्छे थे। वो मुझे हमेशा इतना अच्छा गाइड करते थे, चाहे वो मैं अपना पर्सनल प्रॉब्लम से जा रही हूँ या मुझे प्रोफेशनली कहीं कुछ चैलेंजेस आ रहे हो या कोई बहुत डिफिकल्ट पेरेंट टू हैंडल है, हमेशा मुझे उनका सपोर्ट था। तो मिसेस राम हैं, जिनको मैंने हमेशा अपना रोल मॉडल समझा है प्रोफेशनली। मैम कई बार होता है लाइफ में हम इतनी सारी चीजें कर रहे हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं, और कई बार हमें लगता है कि हम इस चीज को नहीं कर पा रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कई बार जैसे बच्चे बड़े होते हैं, नेचुरल सी बात है, उनके साथ बहुत सी प्रॉब्लम होती है और उन्हें हमारा टाइम चाहिए होता है। तो हमको लगता है कि हम दोनों चीजें मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या हम सारी चीजें नहीं कर पा रहे, कहीं ना कोई सफर कर रहा है। तो बहुत कई बार हम बहुत लो फील करने लगते हैं उस वजह से, और हमें लगता है कि चलो इस चीज को अब छोड़ ही देते हैं, दो में से या ये चार चीजें हैं, किसी एक चीज को हम छोड़ देते हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, और आप इस चीज को ओवरकम कैसे करते हो? ऐसा हुआ है डेफिनेटली। कभी फैमिली ने एडजस्ट किया है, कभी मैंने एडजस्ट किया है, कभी कुछ और चैलेंजेस आए हैं। बट मैं ये कहूंगी कि हमेशा कोई ना कोई रास्ता मिलता था। अगर एक दरवाजा बंद होता था तो शायद कोई खिड़की खुलेगी या कोई दूसरा वे आउट मिलेगा, पर हमेशा कुछ ना कुछ मिला। बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, अ, अपने साथ भी और सिचुएशन के साथ भी और घर वालों के साथ भी। जी। तब जाके आगे का कुछ काम बन पाता है। कई बार बहुत लो डेज आते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि लो डेज नहीं आते हैं, लो डेज आते हैं। मैं भी बहुत बार गिरी हूँ, लेकिन फिर भी उसके बाद जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो मेरे पास एक अलग ही एनर्जी होती है। अब वापस से थोड़ा और मेहनत करना, थोड़ा और आगे जाना है। जी। अच्छा नीलम जी, हम नीलम को एज अ पेरेंटिंग कोच, एज अ काउंसलर, एज अ टीचर ट्रेनर, एज अ लर्नर जानते हैं, लेकिन रियल नीलम क्या है? रियल नीलम है एक बहुत ही बबली एंड नो फन लविंग पर्सन। अपने घर में भी मैं सबसे ज्यादा नॉटी रही हूँ। एंड इनफैक्ट जब मैं स्कूल में थी एंड आई वाज वर्किंग, तो जैसे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर थी मैं। तो क्या एक डिसिप्लिन मेंटेन करना, एंड यू आर द रोल मॉडल फॉर अदर्स देन। आप कुछ भी ऐसे सिली एक्ट नहीं कर सकते हो। बट आई रिमेम्बर वेरी वेल माई प्रिंसिपल अप्रिशिएटिंग मी। मैम बोलते थे जब एनुअल डेज आते हैं ना, जैसे एनुअल डे है, कोई प्रोग्राम होना है स्टेज पे बच्चों का, और क्योंकि एनुअल डे सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है किसी भी स्कूल के लिए, तो मैम बोलते थे उस टाइम इसमें कुछ अलग ही एनर्जी आ जाती है, शी इज समथिंग एल्स। वो क्यों होता था? क्योंकि स्टेज से मुझे बड़ा प्यार था। मैं खुद एक परफॉर्मर रह चुकी हूँ अपने स्कूल डेज में। तो स्टेज से प्यार मतलब कि वो एक परफॉर्मेंस का एक पैशन कहना चाहिए, कि एक पैशन था मुझे कि स्टेज पर कैसे परफॉर्म होता है, क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं, कैसे चीजें होती हैं। तो आई एम दैट वे। बहुत म्यूजिक लवर हूँ, बहुत ही हैप्पी गो लकी पर्सन हूँ, बट वेरी इमोशनल एट द सेम टाइम, वेरी सेंसिटिव एट द सेम टाइम। तो नीलम इज एब्सोल्युटली हैप्पी, लकी, हैप्पी गो लकी पर्सन एंड फन लविंग पर्सन। मुझे सोशलाइज करना पसंद है, मुझे फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद है, मुझे फैमिली गैदरिंग्स बहुत पसंद है। मतलब हैप्पीनेस। अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो ठीक है, कर लेंगे सॉल्व। देर इज नो प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन नहीं है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मे बी स्लोली पता पड़ेगा पर श्योरली पता चलेगा। जी। जैसे कि मैम आप न्यू न्यू कोर्सेज करते हैं, हम्म। और लेकिन आजकल जैसे बहुत से लोग हैं, एक टाइम के बाद सोचते हैं बस हमको जितना आता है हमने सीख लिया, अब आगे और नहीं होगा हमसे। एक तरह से उनकी लर्निंग रुक जाती है। तो राइट। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिससे उनकी लर्निंग, क्योंकि लर्निंग कभी भी एंड होने वाला प्रोसेस तो है नहीं, डे बाय डे, एवरी डे आप कुछ ना कुछ नया लर्न करते हो।
तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहोगे कि लर्निंग कैसे की जाए और किस तरह से अपने आप को मोटिवेटेड रखा जाए कि आज हमको ये करना है, आज हमको वो करना है? लर्निंग आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको एकदम ऑन टोज रखती है। अच्छा इसके बाद क्या, अच्छा इसके बाद क्या, मैं और क्या कर सकती हूँ। उससे क्या आपका माइंड हमेशा चैलेंज रहता है कि मैं कुछ नया सीख रही हूँ, नए लोगों से मिल रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ। उससे क्या आप कई बार अपनी प्रॉब्लम्स को इन सारे फेज में भूल जाते हो, या आपको नए सॉल्यूशंस मिलते हैं टू ओवरकम ऑफ दिस। या जब मैंने ये काउंसलिंग का पूरा स्टडी किया, या मैं अभी भी बहुत कुछ एनएलपी के बारे में मास्टर्स कर रही हूँ, बहुत कुछ ह्यूमन ब्रेन के बारे में पता चलता है कि हमारा सोचने का पैटर्न कैसा है, हमारा बोलने का पैटर्न कैसा है, कहाँ पे हमको पॉज लेने की जरूरत है, कहाँ पे हमको किस चीज को किस नजरिए से देखने की जरूरत है। नहीं तो नॉर्मल नॉर्मल अगर उसमें कहा जाए तो हमारा सिर्फ एक ही नजरिया होता है कि मैंने इस प्रॉब्लम को इस नजरिए से देखा। सेकंड एंगल और थर्ड एंगल से मैं देख ही नहीं पाती हूँ कि वो चीज क्या है। जैसे मूवी में एक डायरेक्टर होता है, वो कोई सीन को शूट करता है, उसके बहुत सारे एंगल्स होते हैं। वो यहाँ से भी देखेगा, वहां से भी देखेगा, 360 डिग्री व्यू भी लेगा। वैसे ही हमारा ब्रेन बहुत कुछ एनालाइज करता है, विजुअलाइज करता है, पर हमको उसका सिर्फ एक ही तरीका पता होता है कि अच्छा इसको तो ऐसे ही देखते हैं। या हम बहुत ज्यादा कंडीशनिंग हो चुके होते हैं जब तक हम बड़े होते हैं। डूज एंड डोंट्स हमको अपनी फैमिली से, सोसाइटी से ऑलरेडी पता चल चुके होते हैं कि ये सही है, ये गलत है। और क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग कुछ इस तरीके से होती है, जो आपके पेरेंट्स का एक्सपीरियंस होता है, तो आप सिर्फ उतना ही देखते हो, सिर्फ यू यू वॉक लाइक दिस। But when you open it, you are open to the world, you're open to the environment, you're then sky is the limit. जब स्काई इज द लिमिट है तो स्काई सिर्फ एक डायरेक्शन में तो नहीं दिखेगा, आपको पूरा पूरा मिलेगा। तो जी। बहुत सारे एंगल्स, बहुत सारे व्यूज पता चलते हैं। आप खुद को समझ पाते हो बेटर, एनवायरमेंट के लोगों को समझ पाते हो, सोसाइटी में समझ पाते हो। नहीं तो अपना दुख सबको सबसे ज्यादा ही लगता है। जी। पर अगर आगे बढ़ना है, किसी और का हाथ थामना है, अपनी चीजों को भूलना पड़ता है। आगे बढ़ने के लिए वो उठना पड़ता है, किसी और का हाथ थामना पड़ता है। तो उसके लिए वो वैसा विजन होना चाहिए। सबका वैसा विजन नहीं होता है। बट अब आप जब सीखते जाते हो, जैसे हम लोग सीखते जा रहे हैं, मैं पास्ट 1 ईयर से सीख रही हूँ, या उसके पहले मैंने बहुत सारे और कोर्सेज किए। तो सीखते जाने से आप बहुत ज्यादा पॉलिश होते रहते हो, हर बार कुछ नया, कुछ नया, एक नया तरीका, एक नया एंगल। जी। स्टूडेंट मैम। लाइफ जैसे कहते हैं कि बेस्ट लाइफ होती है, तो मुझे स्टूडेंट ही बने रहना है। नया नया ग्रुप मिलता है, नए फ्रेंड्स बनते हैं, तो अच्छा लगता है। जी। मैम, जैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट पर बात कर रहे हैं या वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं, आपके अकॉर्डिंग वुमेन एम्पावरमेंट है क्या और हम इसे किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स की हम हेल्प कर सकें? वुमेन एम्पावरमेंट मेरे हिसाब से है कि आप सोसाइटी को वापस देने के लिए कितना पैशनेट हो। आप क्या हो? आप एक, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि आप एक बहू हो, एक मदर हो, एक डॉटर हो, ये सब तो आपके पार्ट्स ऑफ रोल्स हैं, राइट? बट आप क्या हो? ये सब आपके विंग्स हैं। One wing is your daughter-in-law, one wing is your daughter, one is mother, one is this, one is that. But what are you as a being? आप क्या हो? अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी होनी बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो होम मेकर्स हैं उनकी आइडेंटिटी नहीं है, उनका तो बहुत ही 24/7 का काम है। वो बहुत ज्यादा अपने घर में, परिवार में, हस्बैंड में, बच्चों में बिजी रहते हैं। लेकिन कुछ समय अपने लिए निकालना बहुत जरूरी है, चाहे वो उनका पैशन हो, चाहे वो उनकी हॉबी हो। जरूरी नहीं है कि आपको बाहर निकल के काम करना है। आई मीन यू हैव टू वर्क फॉर मनी, यू हैव टू अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर योरसेल्फ। मैं वो नहीं कह रही हूँ। लेकिन आप कैसे अपने पैशन को आगे बढ़ा सकते हो, आप खुद कैसे एक इंडिविजुअल आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आप रोल मॉडल बनते हो अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो जो आपकी स्किल है, आप ऑटोमेटिकली उनके लिए वो एक एडेड स्किल हो जाती है।
अगर मैं ड्राइंग में, कलरिंग, पेंटिंग में बहुत अच्छी हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली एक एडेड एडवांटेज अपने बेटे को दे सकती हूँ कि ये चीज मुझे आती तो ये तो मैं आपको सिखा ही सकती हूँ। हाँ, अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है, दैट इज समथिंग एल्स। अदरवाइज हम ये एक एडेड एडवांटेज देते हैं अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। वैसे ही जब हम अपने बाकी के रोल्स निभा रहे होते हैं, जैसे मैं एक डॉटर इन लॉ का कह लूं, या एक मदर का रोल कह लूं, या एक डॉटर का ही रोल कह लूं, हर रोल की अपनी जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी इन द सेंस कि ये काम मेरा है, ये मुझे करना चाहिए, ये मुझे किसी को आके मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ये आपका काम है, आपको करना है। बट एट द सेम टाइम मुझे उनको ये भी बताना है कि ये मेरा पैशन है, मैं ये करना चाहती हूँ। तो जब तक हम अपने कम्युनिकेशन में क्लियर नहीं होते हैं, हम अपनी बात क्लियरली नहीं रखते हैं, हमको फैमिली सपोर्ट से आगे बढ़ना पड़ता है, हम अकेले आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो वो सपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है साथ में बैठना, बात करना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करना कि हम क्या चाहते हैं। और बातों को, जैसे हम कहते हैं ना, एक जनरल गॉसिप बन जाती है बात कई बार, तो वो गॉसिप ना बन पाए और जो मैं कहना चाहती हूँ वो मैं अपनी बात आप तक अच्छे से पहुंचा सकूं, वो क्लियर कम्युनिकेशन के लिए लर्निंग बहुत जरूरी है। और जब हम सीखते हैं, हम एक्सेप्टिंग बनते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि हम बहुत वैरायटी के लोगों को आसपास देखते हैं। और वो एक्सेप्टेंस आने से हम अपनी आसपास के लोगों को भी एक्सपेक्ट कर पाते हैं कि वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम उनसे क्या कर रहे हैं। एक ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को होने से खत्म कर देता है। जी मैम, हमारे लाइफ में मी टाइम होना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मी टाइम, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अपने लिए कुछ टाइम निकालना, अपने पैशन के लिए, अपनी हॉबी के लिए, ये तो है एक बात। बट मी टाइम जहाँ पे आप बैठ के थोड़ा सोच सको कि मैं किस डायरेक्शन में आगे जा रही हूँ, मुझे क्या करना है, या अपनी हेल्थ को टाइम देना है, आपको योगा करना है, या आपको एक वॉक पे जाना है, या आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक म्यूजिक ही एंजॉय करना है, तो मी टाइम एक ब्रीदिंग टाइम होता है आपके लिए, एक स्पेस होती है आपके लिए, कि वो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है आजकल मी टाइम, जहाँ पे आप अपने आप को एनालाइज करो कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्या करना चाहती हूँ। एक ठहराव, क्योंकि हम नॉन स्टॉप दौड़ में भाग रहे हैं। आज जब हम घर पे हैं इस कोविड सिचुएशन में, इसमें बहुत सी चैलेंजेस हैं, क्योंकि हस्बैंड्स भी घर पे हैं, बच्चे भी घर पे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनका अलग ही एक लेवल का फ्रस्ट्रेशन है। तो ये सब कुछ एक फीमेल को मेंटेन करना, मैनेज करना बहुत ही चैलेंजिंग है। हस्बैंड्स के अपने टैंट्रम्स हैं, बच्चों के अपने टैंट्रम्स हैं, बहुत डिफिकल्टी भी होती है। ऑफ कोर्स वो सपोर्ट भी है हमारा, लेकिन कई बहुत डिफिकल्ट टाइम्स भी होते हैं जो एक फीमेल को मैनेज करने पड़ते हैं। इसमें एक मी टाइम आपका बड़ा सूदिंग टाइम होता है, जहाँ आप रिलैक्स होते हो, एक कप कॉफी पीते हो, एक कप टी लेते हो। तो ये मी टाइम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत और इम्पोर्टेंट। आप अपने मी टाइम में क्या करते हो? मैं अपने मी टाइम में बहुत अच्छा म्यूजिक सुनती हूँ, कॉफी पीती हूँ, एंड कई बार बुक्स भी रीड करती हूँ, जो मुझे पसंद होता है मैं वो रीड करती हूँ। बाकी म्यूजिक इज समथिंग कि वो मेरा एवरी डे का थिंग है। मॉर्निंग ऑल्सो आई हैव टू हैव समथिंग, इवनिंग में भी मैं कुछ ना कुछ सुनती ही हूँ। एंड नॉट नेसेसरी कि इट हैज टू बी अ बॉलीवुड म्यूजिक, मैं भजन भी सुनती हूँ, मैं दूसरे स्पिरिचुअल चीजें भी करती हूँ। मैं ये सब चीजों में भी बहुत बिलीव करती हूँ कि स्पिरिचुअल लाइफ कीप्स गिव्स यू अ बैलेंस इन द लाइफ, कि आप कहाँ तक जा रहे हो और आपको कहाँ पर रुकना भी आना चाहिए। तो इसलिए मी टाइम बहुत जरूरी है। मी टाइम इज माई टाइम, वट एवर आई वॉन्ट आई कैन डू। जी मैम, जैसे कि आजकल पेरेंट्स हैं अपने बच्चों से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और उन्हें फोर्सफुली वो कराने की कोशिश भी करते हैं काफ़ी पेरेंट्स। हम्म। लेकिन जैसे आप पेरेंटिंग कोच हैं, तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं कि क्या वो कितनी हद तक सही है और कितना हमें करना चाहिए, बच्चों को कितना फोर्स करना चाहिए, क्योंकि उनकी भी एक लिमिट होती है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि डिपेंड करता है हम कौन से एज ग्रुप को संभाल रहे हैं।
अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो आपको उनको हर स्टेप पे गाइड करने की जरूरत है, बट एट द सेम टाइम उनको अपनी चीजें एक्सप्लोर करने आनी चाहिए। उनको कौन सा कलर, कलरिंग के लिए कलर पसंद करना है, वो अपना एक कलर सिलेक्ट करके उससे कलर कर सकते हैं। फिर आप वहां पे उनको रिस्ट्रिक्ट मत करिए कि रेड ही लो या येलो ही लो या ग्रीन ही लो या ऑरेंज ही लो। लेट द चाइल्ड एक्सप्लोर। ग्रेजुअली उसको आप डायरेक्शन दीजिए कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। और डांटने से मारने से नहीं होगा। आपको अगर डिसिप्लिन लाना है बच्चे में, उसको आप सही गलत बताते चलिए कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, या ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। तो बच्चे को क्लैरिटी आती जाती है फ्रॉम द वेरी यंग एज। लेट हिम एक्सपीरियंस, लेट हिम फॉल, गिरने दीजिए उनको। हर बार इतना प्रोटेक्टिव होने की जरूरत नहीं कि हाय गिर जाएगा, हाय लग जाएगी। कोई बात नहीं, लगेगी, गिरेंगे, बच्चे मजबूत होते हैं। जितने ज्यादा, जितनी फैमिलीज में आजकल तो बहुत ही एक बच्चा है, दो बच्चे ही होते हैं, तो इतने हाईली पैम्पर्ड होते हैं। तो मैं आई मीन जॉइंट फैमिली कल्चर में स्पेशली मैं ये कहना चाहूंगी कि प्यार अपनी जगह है, पर बच्चे का सीखना अपनी जगह है। जैसे माँ उसको डिसिप्लिन करना चाहती है, प्लीज उस माँ को सपोर्ट करिए इन द फैमिली। कौन सी चीज राइट है, कौन सी चीज रॉन्ग है, वो बच्चे को उस मदर डिसिप्लिन का पार्ट मदर को हैंडल करने दीजिए। आप उसको सपोर्ट करिए, ऑफ कोर्स आप उसको मॉरल वैल्यूज सिखाइए, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स ही होते हैं जो मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं। और बहुत सी चीजें ग्रैंड पेरेंट्स सिखाते हैं, वो टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू टीनेज या कमिंग टू एडोलेसेंस, उनका अलग ही मूड स्विंग रहता है बच्चों का। वो अपना सीखते कैसे हैं? पीयर ग्रुप से, अपने फ्रेंड्स के साथ। उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसने क्या लिया है, उसने क्या किया है, उसने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, आई मीन उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहता है। हियर ऑल्सो आप सिर्फ गाइड कर सकते हो, आप बता सकते हो कि ठीक है आपका ये इंटरेस्ट है, आपका कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो उसकी ये, इसके बेनिफिट्स ये हैं। आपका साइंस में इंटरेस्ट है तो उसके बेनिफिट्स ये हैं। अवेयरनेस लाइए, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस आएगी, आप उनको सब बता दीजिए कि इस चीज के ये फायदे हैं, ये नुकसान है। लेट देम डिसाइड, लेट देम डिसाइड एंड अंडरस्टैंड कि ये मेरा चॉइस है। नहीं तो लेटर ऑन क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्लेम होता है। आपने कहा था तो हमने ऐसा किया, आपने कहा था तो हमने, क्योंकि कई बार बच्चों को बहुत फोर्सफुली सब्जेक्ट्स लेने के लिए बोला जाता है। जैसे आपने कहा, बच्चे अगर पेरेंट्स के प्रेशर में, हम इतना प्रेशर पेरेंट्स का होता है कि नहीं मैथ साइंस अगर लेता है बच्चा तो ही वो कुछ पढ़ सकता है, तो ही वो कुछ आगे अपने करियर में कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे एकेडमिक स्मार्ट होते हैं, कुछ स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, कुछ क्रिएटिव होता है, किसी किसी का बहुत माइंड, जो क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, मीडिया में जाना चाहते हैं, एक्टिंग डांसिंग में जाना चाहते हैं, म्यूजिक में जाना चाहते हैं। तो सपोर्ट करिए अपने बच्चों को, बट एट द सेम टाइम सही और गलत बताना एज अ पेरेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको गाइड करते रहना और उनको ये अश्योरेंस देना, इफ यू फॉल वी आर देयर फॉर यू, कि हम हैं आपके साथ। बट सिर्फ एक चेक चेक एंड चेंज की वो कहीं गलत रास्ते पर नहीं जाए और कुछ गलत ना करें, इतना चेक रखिए बस। बाकी उनका पूरा पूरा सपोर्ट करिए, वो जो भी कुछ लाइफ में करना चाहते हैं। जी मैम, कुछ बच्चे काफी इमोशनल होते हैं। वो जरा जरा सी बातों को दिल से लगाने लगते हैं और मेंटली डिस्टर्ब होने लगते हैं। ऐसे बच्चों को हम किस तरीके से समझाएं कि एक नंबर कम आया तो वो बिल्कुल पैनिक हो जाते हैं कि मेरा एक नंबर क्यों कम आ गया। ऐसा तो मैंने अपनी फैमिली में ही देखा है। मैम, मैं खुद ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, इसलिए मैंने आपसे पूछा। ओके। क्या है कि कई बार हम सिर्फ उसी डायरेक्शन में सोचते हैं कि नहीं मुझे इतना लाना है, मुझे कुछ बनना है। जो अपने करियर को लेके बहुत फोकस्ड होते हैं, वो लोग ही ये नंबर का कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करते हैं कि इतने मार्क्स आएंगे तो इस सब्जेक्ट में इतना होगा, उस सब्जेक्ट में इतना होगा, मेरा परसेंटेज इतना मिलेगा, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन। बट वो बच्चे को ये समझाना बहुत जरूरी है कि हमको अपना बेस्ट देना है। लीव द रेस्ट, गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। ये अगर हम बहुत छोटेपन से ही उनको सिखाने लग जाए ना कि हमको अपना बेस्ट देना है, आपके जितने भी मार्क्स आए इज एक्सेप्टेड। वो एक्सेप्टेंस जितना हम वर्ड बोलते हैं ना उतना हमारे फेस पे होना चाहिए, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं वो मदर का फेस देखकर
ये समझते हैं कि यार मेरी मम्मी अपसेट है मुझसे या इज शी हैप्पी विथ मी, हाउ मच शी इज एक्सेप्टिंग मी एज अ चाइल्ड और हाउ मच शी इज रिजेक्टिंग मी एज अ चाइल्ड। तो ये मदर के एक्सप्रेशन से बहुत कुछ समझ में आता है, क्योंकि वो एक्सप्रेशन समवेयर वो सीखते हैं स्कूल में। अगर स्कूल में जब क्लास में वो कुछ काम करते हैं नहीं करते हैं और मैम जब उनको कुछ समझाती है, क्योंकि मैंने बहुत साल छोटे बच्चों को पढ़ाया है, मुझे उनकी साइकोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आती है। एक स्मॉल अप्रिसिएशन उनके चेहरे पर जो खुशी लाता था, मतलब दुनिया जीत ली बच्चों ने, ऐसी उनकी खुशी होती थी। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों में जो बहुत यंग मदर्स होती हैं उनको मैं यही एडवाइस करना चाहूंगी कि फुल फ्लेजेडली अपने बच्चों को हक करिए, उनको एक्सेप्ट करिए द वे दे आर, क्योंकि कंपटीशन जो चीज है ना वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, और उसी में बच्चे नर्वस होते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। और जब वो नर्वस होने लगते हैं तो वो रोने लगते हैं, और उनको ऐसा लगता है मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। तो वो जो भी अपना बेस्ट देते हैं, थोड़े मार्क्स ऊपर नीचे आएंगे, लेकिन रिलेशनशिप लाइफ का है, वो नहीं स्पॉइल होना चाहिए, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो। ऑलवेज जस्ट एक्सप्लेन देम, गिव योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। आपने अपना 100% दिया ना, ठीक है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। मैम जैसे कई बार होता है, हम अपना काम कर रहे होते हैं, मे बी कोई और उससे सेटिस्फाई नहीं होता है, क्योंकि हर कोई हर एक से सेटिस्फाई हो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें नेगेटिव कमेंट्स भी सुनने को मिलते हैं और बाकी काफ़ी चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। मे बी आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ होगा कभी ना कभी। तो आपने वो सब चीज़ें कैसे हैंडल की? क्योंकि उस वक़्त हम देखा जाए तो एक तरीके से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं जब हमें पता लगता है। मेरे ख्याल से थोड़ा डिस्टर्ब नहीं होता है, बहुत डिस्टर्ब होता है, बहुत डिस्टर्ब होते हैं। और क्योंकि ये नेगेटिव कमेंट्स भी अपनों से ही आते हैं, कोई बहुत दूसरे लोगों से तो हम इतना मैटर भी नहीं करते हैं, अगर किसी और ने कुछ कह दिया तो हमें इतना फील नहीं होता है। बट अपने फैमिली से या क्लोज वंस से जब ऐसे कुछ कमेंट्स आते हैं तो बहुत हर्ट होता है, बहुत ही हर्ट होता है। बट स्लोली ग्रेजुअली वो कमेंट्स ही होते हैं जो हमको आगे बढ़ने देते हैं, वो कमेंट्स ही होते हैं जो हमको बहुत स्ट्रेंथ देते हैं कि नहीं, अब मुझे इन सब चीज से निकल के आगे बढ़ना है, मुझे छोटी चीज में नहीं फंसे रहना है, मुझे इन सब कमेंट्स में, इन सब जजमेंट्स में नहीं पड़ना है। आगे बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा वर्ल्ड है, आप बहुत आगे निकल के, बाहर निकल के बहुत से लोगों को हेल्प कर सकते हो, और उनसे आपको जो अनकंडीशनल लव या दुआएं मिलती हैं, इट इज मोर देन मनी, इट इज मोर देन मनी। जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं अगर आप किसी नीडी को हेल्प कर दो, उनकी जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं वो बहुत ही अप्रिसिएशन वाली होती हैं, बहुत सेटिस्फाइंग होती हैं। क्योंकि ये सब कमेंट्स आना, चाहे सोसाइटी से आएंगे चाहे फैमिली से आएंगे, इसका कोई एंड नहीं है, वो आने ही है। जैसे मैंने कहा कि ये जो हमारी हार्ट बीट की लाइन है, अप एंड डाउन, इट हैज टू गो दैट वे। आएंगे चैलेंजेस आएंगे, बट आपके साथ कितने लोग देते हैं और कितने लोग आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो आपको स्लोली ग्रेजुअली समझ में आएगा। तो ऐसे टॉक्सिक लोगों से अलग रहिए, जो आपके हैप्पीनेस में आपके साथ नहीं है, जो आपके दुख में आपकी ताकत नहीं बन रहे हैं, थोड़ा उनसे डिस्टेंस रहिए, क्योंकि वो आपके मेंटल वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। जो कुछ है वो यहाँ रहता है, यहाँ पे दिमाग से शांति बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम खो देते हैं कई बार। हम नहीं समझ पाते हैं अपने आप को कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। बैठिए, एक पॉज लीजिए, राइट डाउन वॉट एवर यूर फीलिंग, और लगता है कि नहीं ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है या ये मुझसे नहीं हो सकता है, तो अपने आप को ट्रॉमेटाइज करने के बजाय थोड़ा सा रास्ता अलग कर लीजिए। चैलेंजेस वहां पर भी आएंगे, लेकिन एटलीस्ट आप एक पीस में रहोगे। तो चैलेंजेस आने हैं, डिफिकल्टीज आनी है, उसका कोई एंड नहीं है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। वो सॉल्यूशन के जो डोर्स है ना, वो ऑप्शन के डोर्स हमेशा हमको ओपन रखने चाहिए और ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये ट्राई किया, ये मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है, मे बी मेरे लिए कुछ और वर्क करेगा, मे बी मेरे लिए कुछ कुछ और नई चीज आ जाएगी। तो ये गिविंग अप स्पिरिट नहीं होनी चाहिए कभी भी, मुझे आगे बढ़ना है।
और मुझे चैलेंजेस फेस करने हैं। लोग आपका रास्ता रोकेंगे, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। बहुत लोग डबल फेस्ड होते हैं, आपके सामने कुछ उनका चेहरा होता है और पीछे से उनका चेहरा कुछ होता है। तो जी एक बार अगर आपने वो चीज समझ ली कि ये मेरे वेल विशर्स नहीं है, लिमिट रहना उनके साथ और अपना अपने काम पर फोकस रखना। जी। नीलम जी, आप हमारे व्यूअर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं व्यूअर्स को यानी कि सभी को ये कहना चाहूंगी, लाइफ गोज ऑन irrespective of anything, people coming in your life, people going from your life, life goes on। कभी हिम्मत मत हारिए। कोई भी चीज एंड नहीं है, बेंड हो सकता है। आपको शायद कहीं झुककर मुड़ना पड़े, अपना रास्ता बदलना पड़े, आप रास्ता बदल सकते हो, बट एंड ऑफ रोड नहीं होगा। मे बी यू हैव टू बेंड एंड टेक अ टर्न, आपका नया रास्ता खुलेगा उस चीज से। लेकिन हिम्मत मत हारिए। लोग आएंगे जाएंगे आपकी लाइफ से, आपको गिराएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे। एक फीमेल के लिए तो मतलब हर एंड से उसको चैलेंजेस फेस करने होते हैं। तो वो चैलेंजेस आएंगे, ये मत सोचना कि कभी भी लाइफ विल बी अ बेड ऑफ रोजेस, या किसी को फाइनेंशियल चैलेंज है या किसी को कभी और कुछ चैलेंज है, तो चैलेंजेस तो आने ही है। लेकिन जब कहते हैं ना कि माँ के भी कई रूप होते हैं, कभी वो दुर्गा माँ होती है, कभी काली माँ होती है, तो वैसे ही एक हम लोग के भी बहुत से रूप हैं। लेकिन आगे बढ़ना है, काम करना है, अपने लिए करना है, अपनों के लिए करना है, बच्चों के लिए आगे बढ़ना है, फैमिली के लिए कुछ करना है। तो कभी हिम्मत मत हारिए। देर इज ऑलवेज आंसर। मे बी आज नहीं है, कल आएगा, लेकिन सॉल्यूशन होता है हर प्रॉब्लम का। तो आगे बढ़ते रहिए, नया सीखते रहिए, अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करते जी, रहिए, नई चीजें पता चलेंगी। ये बहुत जरूरी है। जी। तो मैम, आप अपकमिंग जनरेशन को क्या कहना चाहोगे? अपकमिंग जनरेशन कई मामलों में ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है बच्चे। वो बोलते हैं जो आपके मन में ना वो जी, बात करो। डोंट प्रिटेंड। आप नाराज हो तो आप बोलो कि आप नाराज हो। आप ये मत समझो कि मुझे अपने आप समझ में आ जाएगा। से हमारे पेरेंट्स नाराज होते थे तो हमको समझना पड़ता था कि आज मम्मी का मूड ठीक नहीं है, आज पापा का मूड ठीक नहीं है। पर हमारे बच्चे हमसे क्या चाहते हैं कि आप अपसेट हो किसी बात में तो प्लीज बी ट्रांसपेरेंट इनफ, आप मुझे बता दो कि आप मेरे से किस बात से नाराज हो। वो बहुत ओपन माइंडनेस से चलना चाहते हैं। और अपने आप को भी वो अपने पेरेंट्स से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पेरेंट्स भी हमको इस ओपन माइंडनेस से एक्सेप्ट करें कि ठीक है, ओके, आई एम दिस वे तो आई एम दिस वे, आई एम दैट वे तो आई एम दैट वे। तो ये जो ओपननेस है कहीं ना कहीं बहुत एक्सेप्टिंग भी है कि हाँ ये ऐसे हैं। वो बहुत ओपन है आजकल के बच्चे, नया करने के लिए, बाहर जाने के लिए बहुत आउटगोइंग है। बट एट द सेम टाइम मैं उनको ये बोलूंगी कि पेशेंस इज द की टू सक्सेस। पेशेंस रखिए। हमारा हमारे बच्चों का करियर कोई 30 मिनट्स पिज्जा डिलीवरी नहीं है कि सोचा और हो गया। उसके लिए वर्क करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो बच्चों में पेशेंस आई थिंक इज वेरी वेरी लैगिंग नाउअडेज। पेशेंस उनको इम्प्रूव करना चाहिए एंड साथ ही साथ अपनी स्किल्स इम्प्रूव करते जाना चाहिए। आजकल हर किसी को ऑलराउंडर चाहिए। सिर्फ एक ही बंदा एक ही फील्ड में काम करता हुआ नहीं चाहिए। वो डिजिटल मार्केटिंग भी कर ले, वो स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर ले, वो इंटरव्यू भी ले ले। अगर मैं आपकी बात कहती हूँ तो आप भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते होगे, पर आपको वो मल्टीटास्कर भी बनना है एट द सेम टाइम। तो जी, हर कोई आजकल मल्टीटास्कर ही चाहता है कि सामने वाला बंदा इतना इतना सब चीज को मैनेज करना जानता हो। उसके लिए पेशेंस और लर्निंग स्पिरिट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी। आपने सुना हमारी गेस्ट नीलम तिवारी को, और आपको बहुत सारी नई-नई बातें जानने को मिली। नीलम जी, मैं आपको आपके फ्यूचर के लिए बहुत-बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। भगवान करे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, आप बहुत नई-नई चीज़ें करें और आप हमेशा हमारे साथ इसी तरह से जुड़ें और हमारे बच्चों को, मदर्स को तरह-तरह से अलग-अलग डिफरेंट डिफरेंट वेज़ में हमें गाइड करते रहें। और आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए ग्लोबल वुमेन पावर को लाइक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लोगों को शेयर कीजिए, और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप प्लीज मुझे nalini@globalwomenpower@gmail.com पर मेल कर सकते हैं।
धन्यवाद। थैंक यू सो मच।